कहानी विवश। किसी की बेटी को इतना विवश मत करो कि वह ऐसे कदम उठा ले। शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी उर्मिला जी को उनकी बहू रिया कभी पसंद नहीं आ सकी। रिया का दोष मात्र इतना था कि उर्मिला जी के इकलौते बेटे आरव ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वे अपनी बचपन की सहेली सौम्या की बेटी जानवी को बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर आरव ने स्पष्ट कर दिया था, मुझे जानवी जरा भी पसंद नहीं है मम्मी। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क भी है। आपकी मर्जी से शादी कर भी लूं उससे, तो निभा नहीं पाऊंगा। क्लियर बताए दे रहा हूँ, समझो न आप। अरे क्यों पसंद नहीं है, इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस। सौम्या की इकलौती बेटी है वो, जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तभी तो पूरी नकचरी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी। फिर मुझे रिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उसका भी ऑफिस है। कई सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उसी से शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो आरव? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और जानवी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर चुके हैं। दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की देहरी नहीं लांघने दूंगी, साफ बता रही हूँ मैं भी। ओह कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप लोग सीरियस थे अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर रिया का अपने घर आना मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्च हम उठाते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पति रिटायर्ड थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उसने उनके खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पढ़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेमन से उर्मिला जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। रिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उसने आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिए। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और परवाह के कारण ससुर जी जरूर उससे सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहते थे, पर बहू के पक्ष में उनके मुंह खोलते ही उर्मिला जी दोगुना क्लेश करती। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए वे सास बहू और बेटे के मामले में निर्लिप्त ही रहने लगे। वे शुरू से थोड़े दब्बू स्वभाव के भी थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, आरव की तरह वे भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और उपेक्षित महसूस करके रिया के अंतर्मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहाँ तो वह सोच कर आई थी कि सब कुछ ठीक रहेगा तो सास ससुर की इच्छानुसार वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वो वही करेगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वह घुट घुट कर कहीं अवसाद की चपेट में न आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से उर्मिला जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर रिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। कमाई वाली, आत्मनिर्भर होने का रौब गांठना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वे बोलती, हो महारानी जी बस नाश्ता खाना बना कर निकल लेती हैं, घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर, जैसे बाप ने 4 नौकर भेज रखे हैं। रोज रोज बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो पड़ी हुई है। रिया अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी।
हाँ, आरव को थोड़ा बहुत अपने से अंदाजा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वो रिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था। उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना नेचर बदलने से रही, हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है। फिर उसे मन के किसी कोने में आस भी थी कि अपने अच्छे व्यवहार से रिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। रिया अपने ऊपर व्यंग्यबान और ताने तो दिल पर पत्थर रख कर सह ले रही थी, मगर सास द्वारा उसके माँ पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसे भी किसी विवाहिता के लिए भावुक व संवेदनशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वो सह नहीं पाती। उर्मिला जी के दुर्व्यवहार के बाद हर बार रिया आत्ममंथन करने लगती। मेरे माँ पापा का क्या दोष है? उन्होंने क्या अपराध किया है? क्या बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है? बेटी के सपनों का घर बसाने लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदा किया है। ज्यादा पढ़ा लिखा भर देने से बेटी के माँ बाप के फर्ज पूरे नहीं हो जाते, अच्छे संस्कार देना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हूँ तो लड़की को क्या सिखाएं? उर्मिला जी अक्सर कहती, कई बार सुनाती चली जाती, अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़कर रख दिया था कि जा बेटी कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देखकर फांस लेना, ताकि हमारा लाखों का दान दहेज बच जाए। रिया का हृदय रो उठता ऐसे अनर्गल आरोपों से। कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे? और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी की अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्चा भी किया है। भले कर्जे में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों रिया से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से तो रहती है न? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं लाड़ो? दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं न? रिया का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से लगकर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले, लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नजर पड़ती, वह खोखली हंसी हंसती कह दिया करती, हाँ माँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं। आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं, मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता और रिया उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही रिया के घुट घुट कर दिन गुजर रहे थे। उर्मिला जी आज जैसे ही रसोई में गई, बहू वहां नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, सारी रसोई फैलाकर कामचोर न जाने कहाँ मर गई है। फिर औने पौने सब निपटा कर निकल लेगी अपनी नौकरी पर। यहाँ ये नौकरानी जो बैठी हुई है महारानी जी के पीछे घर संभालने को। आज सोकर उठने के बाद से ही रिया को तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। आरव अभी तक गहरी नींद सोया हुआ था। किसी तरह रिया उठी तो उसे अपना सर घूमता और जी मिचलाता सा लगा, पर हिम्मत जुटाकर वो उठ खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो आरव को बिना जगाए बाहर चली गई। रसोई में पहुंच सास ससुर को चाय बना कर देने के बाद वह सबके नाश्ते और खाने की तैयारी में लग गई। उसने सब्जियां काट कर रख ली और मसाला पीस कर रख लिया। अभी वह आटा गूंधते सोच ही रही थी कि ऑफिस फोन कर देती हूँ छुट्टी के लिए। उसे जोर की उबकाई आई और वह मुंह पर हाथ रखती दौड़कर अपने कमरे के वॉशरूम को चली गई। मुंह हाथ धोकर वह जैसे ही वहां से निकली, उसके कानों में सासुमा के बड़बड़ाने की आवाज पड़ गई। भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फंसा लिया।
भगवान करे सच के भिखारी बन सड़क पर आ जाए, कटोरा लेकर भीख मांगते फिरे। लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनती और सहती आ रही थी रिया। मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसके मन की घुटन हद से ज्यादा बढ़ गई और उसकी सहनशक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। शायद डिप्रेशन के दौरे जैसी स्थिति में उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते समय वह उनकी टेबल पर नींद की गोलियों का डब्बा हमेशा देखा करती थी। वो अनायास ही वहां जा पहुंची। देखा कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, सास रसोई में अपने प्रलाप में लगी हुई थी। यंत्रचालित सी वो डिब्बा उठा लाई, अपने कमरे में वापस आकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार ली और कमरे के एक किनारे बिछे काउच पर गिरकर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी न उठने के लिए। वहीं बगल में पलंग पर आरव अभी तक गहरी नींद सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक रिया रसोई में वापस नहीं आई, उर्मिला जी गुस्से में उबलती हुई उसके माँ बाप को गालियों से नवाजती हुई बाहर तक चली गईं, ये सोचकर कि बहुरानी जरूर ससुर जी को मक्खन लगाने कुछ लेकर गई होगी और उन्होंने उसे पास ही बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्हें अपने पति अकेले समाचार पत्र में मुंह छुपाए दिखे। रिया का कहीं अता पता नहीं था। वे दौड़ती हुई वापस बेटे के कमरे तक गईं। दरवाजा अंदर से बंद पाकर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीट डाला। तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, आरव से बोलकर इसकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ, दरवाजा खटखटाते हुए यही सोच रही थी। लगातार दरवाजे पर पड़ती जोरों की थाप से आरव चौंक कर जागा। भागकर दरवाजा खोला तो माँ को आंखों से अंगारे बरसाती पाया। उर्मिला जी बेटे को बाजू धकेल कमरे में घुस गईं। बहू को औंधे पड़कर सोते हुए देखकर वे चीखने लगी, देख तेरी बीवी की मक्कारी। उधर सारे काम फैला हुआ छोड़कर यहाँ महारानी आराम कर रही, मैं नौकर हूँ इसकी। आरव पहली बार रिया को इस समय सोया हुआ देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है, सोचता हुआ उसे जगाने लगा। और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि रिया सोई नहीं है बल्कि बेहोश है, उसके पांवों तले से जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिचित डॉक्टर को फोन करके बुलाया गया, जिसने चेकअप करके रिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। आरव के साथ साथ उसके माँ बाप को सांप सूंघ गया मानो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी, मगर सच अपने विद्रूप रूप में सामने था। अनहोनी घट चुकी थी, पत्नी की ऐसे असमय मौत और ऊपर से पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर। आरव के लिए ये सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूरा इल्जाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि दोनों की पट्टी नहीं थी। उसके और रिया के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर वर्मा जब उसका लिखित बयान दर्ज कर रही थी, आरव कुछ सोचता हुआ बता रहा था, कल की लड़ाई में रिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वो सुसाइड कर लेगी, जिसके जवाब में मैंने कह दिया था कि ऐसी कोरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोलकर नहीं मरते, मुझे क्या पता था कि वो सचमुच ऐसा कदम उठा लेगी। इस बयान के बाद पुलिस ने आरव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहिता पत्नी की परोक्ष हत्या का मुकदमा दायर हो गया। रिया के घरवाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे। जिस हंसती खेलती लाडली को उन्होंने कुछ माह पहले डोली में बिठाकर यह समझकर विदा किया था कि वो अपने मनपसंद हमसफर के संग जिंदगी को भरपूर जिएगी, उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उनसे सहन नहीं हो रही थी।
उनकी याचिका पर आरव की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई और उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया। एक निर्दोष इंसान के लिए ये सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया। आरव के लिए दुर्दांत अपराधियों के बीच रहना जीवित नरक भुगतने जैसा था। वहशत से भरे हुए कई पुराने और घाव मुजरिम वहां ऐसे थे जो नए आए हुए कैदियों का कई तरीकों से शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुंच और कानून के रखवालों से सांठगांठ होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी शिकायत करे। अगर कोई शिकायत करे भी तो कोई सुनवाई नहीं होनी थी, उल्टा शिकायत करने वाले की शामत आ जानी थी। अधिक दिनों तक आरव ये सब झेल नहीं सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्डन की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर उसको तत्काल मेंटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहां भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई। और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने आरव के बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घरवालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस के पेशेंट का पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही उर्मिला जी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ाने वाली वो खुद है। उन्हें अपने किए जुर्म का एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर डाला है। प्रस्तर प्रतिमा सी वे किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ी थी कि तभी उनके पति रोते कल्पते हुए उनके पास आए और सबके सामने ही चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोषी उन्हें ठहराते कहने लगे, ऐसी औरत के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहूंगा। आज से ही किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लूंगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊंगा। इस कलंकिनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूंगा। जो करीबी परिवार वहां जुट आए थे, आपस में कानाफूसी करने लगे। उर्मिला जी को किसी का फुसफुसाता स्वर सुनाई दिया, अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन न देखी हो तो देख लो एक बार, ऐसी होती है जो अपने ही बच्चों को खा गई, और नहीं तो क्या, अपने को खजाए तक की खुशी बर्दाश्त नहीं थी इसे तो दूसरों का तो क्या ही भला सोचेगी। किसी की हिकारत भरी आवाज सुनाई दी, ऐसी नीच की परछाई भी पड़े तो अनर्थ हो, चलो जल्दी यहाँ से। कोई और कह रहा था। एकाएक उर्मिला जी की अपनी अंतरात्मा भी चीख चीख कर उनसे उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगे। किस बात की कमी थी तुझे उर्मिला? घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था, सब कुछ जरूरत से ज्यादा ही था, कम नहीं। बेटे की शादी में तगड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का न छोड़ा। आंख खोल कर देख तो जरा। दूसरे की बच्ची के लिए पाले हुए वैमनस्य की आग ने तेरे अपने जिगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग से तुम्हारी सोने जैसी गृहस्थी जलकर राख हो गई। क्या करेगी अब? अपना ये कलंकित मुंह लेकर कैसे जिएगी? किसके लिए जिएगी? क्यों जिएगी? जी कर क्या करेगी? अपराध बोध, आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला उनके मन में धधकने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वे समूची जल मरी। और फिर हा 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 अपने सिर के बाल नोचती वे अट्टहास कर उठी। सामने खड़े सभी लोग अब नितांत अपरिचित थे उनके लिए, किसी को भी वे पहचान नहीं पा रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए, उसी तरह से पैशाचिक हंसी हंसती वे बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और अंधाधुंध दौड़ती चली गईं। दौड़ती ही चली गई। सड़क पर आती एक गाड़ी ने उनको कुचल डाला। उर्मिला जी लालच और ईर्ष्या ने उनके हंसते बसते घर में आग लगा दी और इस आग ने सब कुछ जला कर राख कर दिया। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो।
कभी किसी की बेटी को इतना ना तड़पियो कि वो इस तरह का कदम उठा ले।